हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ करता है विद टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो डिक्रीजेज विद टाइम। दिस मीन्स रेट एंड कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है और कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अ लॉग ऑफ वुड बर्न स्लोली इन एयर बट इट बर्न्स रैपिडली इन ऑक्सीजन। कि कोई आप लकड़ी का टुकड़ा अगर एयर में जलाओगे तो बेटा वो धीरे धीरे जलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन में जलाओगे तो वो जल्दी से जलेगा। तो इससे आपको पता लगता है कि जितनी कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की आप ज़्यादा दोगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ी से होगा। ठीक है। और एयर में ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन में जो है लकड़ी का टुकड़ा जलाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज़ी से होगा। इसलिए इससे पता लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसनट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकेंड इज़ जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिन करता है, दैट इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब क्या है बेटा कि जो रिएक्टेंट है उसमें कितने नंबर और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है और उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आपने लेबोरेटरी में रिएक्शन किया होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जब हम KMnO4 और FeSO4 का रिएक्शन करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि KMnO4 और FeSO4 के जो बॉन्ड होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो वो रूम टेम्परेचर की हीट से ही उनका रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं KMnO4 के साथ तो जो रिएक्शन होता है वो बिना हीट के नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसमें कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको तोड़ने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ता है। और हीट करने से क्या होता है, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है। तो KMnO4 और FeSO4 का रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, क्योंकि जो KMnO4 और FeSO4 का जो बॉन्ड है वो वीक है, वो इजीली टूट जाते हैं। लेकिन KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन हीट करने पे ही होता है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आगे है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है बेटा उतना जो है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उतनी जल्दी जो रिएक्टेंट जो है एड्जॉर्ब होंगे, उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा लोगे, उसको जलाओगे एयर में और उतने ही लकड़ी का पाउडर बना दोगे। 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा सा और 1 किलो लकड़ी का पाउडर ले लिया आपने, तो जो पाउडर है वो वुड शेविंग्स जो हैं वो जल्दी जल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड, बिकॉज जो वुड शेविंग्स है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ प्रेशर। प्रेशर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर तभी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो गैशियस होंगे, रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल होगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, तभी प्रेशर का इफेक्ट होगा। अदरवाइज़ प्रेशर का कोई इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है प्रेशर की, कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस होने चाहिए, रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होना चाहिए और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब क्या होगा बेटा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब आपने किसी चीज़ को प्रेशराइज़ किया तो बेटा उसका वॉल्यूम घटेगा, और अगर उसका वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। देखो बेटा, पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे, ठीक है, लेकिन जब आपने प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए ना। 1 यूनिट वॉल्यूम में तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए क्योंकि अब बिल्कुल करीब करीब आ गए। तो अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो। ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 साइड होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ लो, इसके पास 3 नंबर ऑफ़ मोल है, इसके पास 4 नंबर ऑफ़ मोल है। मैंने प्रेशर लगाया, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटने से जो है नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। इधर 3 है, इधर 4 है, तो कम किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरफ जाएगा बेटा, रिएक्टेंट की तरफ मूव कर जाएगा। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
आगे है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक रो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और रिकवर्ड केमिकली अनचेंज जो है रिकवर कर लिया जाता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, ये लास्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, रिएक्टेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है, उनको एक दूसरे के क्लोज लाने में हेल्प करता है, ठीक है, और उनको कंबाइन करने में भी बहुत हेल्प करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। देखो बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्शन करवाने के लिए आपको टोटल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको एनर्जी चाहिए, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये जो देखो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अब आपको सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट खुद जो है रिएक्शन में एक स्टेप में पार्ट लेता है, दूसरे स्टेप में रिकवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल SO2 + O2, इसको NO की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये SO3 बनाता है। तो ये दो स्टेप में होगा, पहले स्टेप में NO और O2 कंबाइन करके NO2 बनाएंगे, फिर ये NO2 इस दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा SO2 के साथ, और SO3 और NO बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन जब आप देखोगे तो ये NO रिएक्टेंट की साइड भी है, प्रोडक्ट की साइड भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2SO2 + O2, ये NO2 प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की साइड भी है, प्रोडक्ट की साइड भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, O2 और SO3। तो इस तरह से जो है बेटा रोल ऑफ कैटलिस्ट होता है। उसके बाद है टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है, और ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने के साथ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, अब पहले हम टेम्परेचर कोफिशिएंट देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट 10 डिग्री के टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है उन दोनों का रेशो, जैसे अगर आपने रेट कांस्टेंट 298 केल्विन पे लिया है तो रेट कांस्टेंट उसके 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो दोगे तो 308 केल्विन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का जो रेशो है दैट इज़ योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब हम रेट कांस्टेंट के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का रेशो देखते हैं तो वो मोस्टली 2 आता है, ठीक है। अब हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है राइज इन टेम्परेचर के साथ, और ऑलमोस्ट डबल हो जाता है विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, F × Z। Z होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन और F होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि किससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। तो सबसे पहले हम Z लेते हैं। Z क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो कहता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर किया कि पहले 298 टेम्परेचर था, फिर 308 हो गया, 10 डिग्री बढ़ा दिया और उसका स्क्वायर रूट किया तो 1.016 आया। इसका मतलब वो डबल नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट करके देखा तो टेम्परेचर में जो राइज़ है वो स्मॉल राइज इन टेम्परेचर हुआ, जिससे कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो पहला फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन वो जो है यूज़फुल नहीं है एक्सप्लेनिंग द डबलिंग ऑफ रेट। फिर हम सेकंड फैक्टर उठाएंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है बेटा, जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस होते हैं, लेकिन वही कोलिजन जो है इफेक्टिव कहलाते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो वही कोलिजन जो इफेक्टिव होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो ये सिर्फ इतने मॉलिक्यूल हैं, ये जो काले काले नज़र आ रहे हैं, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है उनका अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन में इन्होंने बताया है कि इन अ गैस नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बट ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वेरी फ्यू मॉलिक्यूल हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, हैंस द इफेक्टिव कोलिजन डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ दो फैक्टर बढ़ते हैं, एक नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन का कोई रूल नहीं है, रोल किसका है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का रूल है, ठीक है बेटा। तो ये दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन।